हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था चैप्टर 2 जो कि आपका 9th क्लास का सोशलिज्म इन यूरोप था। और इस चैप्टर का कनेक्शन सोशलिज्म इन यूरोप मींस कि रशिया से भी बहुत ज़्यादा है कि रशिया में सोशलिज्म कैसे आया। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सोशलिज्म क्या होता है, कुछ हमने थिंकिंग पढ़ी थी कि 3 टाइप्स के लोग थे और 3 टाइप्स के लोग थे जैसे कि आप जानते होंगे। फर्स्ट लिबरल, सेकंड रेडिकल एंड थर्ड इज कंजर्वेटिव्स। तो हमने इनकी थिंकिंग जानी थी कि इनकी क्या सोच थी और इसके बिहाफ पे ही एक तरह से आपका ये चैप्टर स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में आपका यही चैप्टर था। फर्स्ट पार्ट हमने काफ़ी समय पहले बनाया था, इसमें इस टाइम थोड़ा लेट हो गया एग्ज़ाम के कारण। तो आज इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब और कैसे आया रशिया में आपका, फिर ब्लडी संडे क्या है टॉपिक, फिर पढ़ेंगे फेब्रुअरी रेवोल्यूशन क्या है, फिर उसके बाद आप अप्रैल थीसिस पढ़ेंगे। उसके बाद एक और टॉपिक है जो कि जुलाई से रिलेटेड है, वो ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। जस्ट उसके बाद हम पढ़ेंगे अक्टूबर रेवोल्यूशन एंड नेक्स्ट रेड आर्मी, ग्रीन आर्मी और वाइट आर्मी क्या होती है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। होप सो कि आप ध्यान से देखेंगे और इसको समझेंगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होता है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड कोई भी वर्क हो, सपोज़ आप कोई भी काम हैंड वर्क कर रहे हैं, हाथ से कर रहे हैं, तो उसकी स्टार्टिंग हो जाएगी आपकी इंडस्ट्रीज से। मींस कि उस काम को आप हाथ की जगह मशीन से करेंगे। तो एज वी नो कि 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग ऑफ 18th सेंचुरी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले जो आया था वो आया था इंग्लैंड में, यानी कि इसके कैपिटल में लंदन। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो वहाँ पे आया था, तो इट मीन्स कि सबसे पहले उन्होंने इस बात की स्टार्टिंग की थी कि किस तरीके से हम काम करें। मीन्स कि ज़्यादातर जो वर्क है हम मशीन के द्वारा करें। तो इसका जो इफ़ेक्ट ये पड़ा कि मशीन से रिलेटेड जो भी काम था उसके लिए वर्कर्स की नीड हुई, और वर्कर्स की नीड हुई तो हैंड वर्कर जो थे, यानी कि जो हाथ का काम करते थे, वी कैन से दिस हैंड वर्कर, ऐसे वर्क जो कि हाथ से होते थे, तो उनकी नीड खत्म होने लगी। उनकी नीड खत्म होने लगी तो सडनली यहाँ पर जो भी, जहाँ भी कारखाने थे, जहाँ भी इंडस्ट्रीज थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगी। किस चीज़ की? वर्कर्स की। वर्कर्स की इसलिए डिमांड होने लगी क्योंकि अब वही काम उनको मशीन से करने के लिए वर्कर्स की नीड थी। सेकंड थिंग ये कि वर्कर्स जो थे वो ये चाहते थे कि उनका जो हैंडवर्क का काम खत्म हुआ है वो कहीं ना कहीं वो अपने अर्निंग के लिए उसमें चले जाएं, कि उसमें लग जाएं। लेकिन जब ऐसा होता है तो ऐसा होने की वजह से कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो इसका सेंटर होगा लंदन, लंदन जो कि इंग्लैंड में है, और जो भी यूरोप के कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वहाँ वहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने लगी। इंक्रीज़ मीन्स बढ़ने लगी। तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने से क्या होता है या क्या हुआ? पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट से वहाँ पे सैनिटेशन की प्रॉब्लम हुई, कई तरह की दिक्कत होने लगी, लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। जब परेशान रहने लगे तो उनकी रोजी रोजगार भी छीनने लगी। वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई थी कि लोगों को, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो ऑनर थे, फैक्ट्री ऑनर, उनको अच्छी तरह से पता था कि हमारे यहाँ से एक वर्कर जाएगा तो 10 आएंगे। इसलिए उन्होंने अपने वर्किंग आवर जो थे 7 to 8 आवर्स से लगभग 15 आवर्स कर दिए थे। इट मीन्स कि पहले जो आप काम 7 आवर्स के लिए करते थे, अब आपको वो काम 15 आवर्स के लिए करना होगा। सेकेंड थिंग ये, उन्होंने वेजेस भी कम कर दिए थे, और ख़ास करके जो वुमेन थी उनका वेजेस कम कर दिया गया था। 1/3 वेजेस कर दिया गया था कंपेयर देन मैन। तो ये प्रॉब्लम थी जिसके लिए वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि जॉब भी देखनी थी, काम भी देखना था और फैमिली भी चलानी थी। लेकिन जैसा वो लोग चाह रहे थे वैसी चीज़ें नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं होने की वजह से वहाँ भुखमरी की समस्या भी उत्पन्न हो रही थी। इससे रिलेटेड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ही, जो अब हम वापस आते हैं आपके रशिया में,
रशिया में उस समय जो रूलर था उसका नाम था जार निकोलस सेकंड। ये जो आपका रूलर था ये एक तरह से ऑटोक्रेसी रूलर था, यानी मोनार्की था। ये अपनी तानाशाही करता था, तानाशाह था, हिंदी में से तानाशाह कहेंगे, अपनी तानाशाही करता था, लोगों की सुनता नहीं था। इसने 3 पार्ट्स में रशिया को डिवाइड कर रखा था, एक मध्यम वर्ग, एक उच्च वर्ग और एक लोअर कास्ट, यानी कि लोअर वर्ग को उसने डिवाइड कर रखा था। और जो 3rd कैटेगरी के लोग थे उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी, और उन्हीं की ये डिमांड थी कि वो चाहते थे कि इससे निपटने के लिए इनके जो राजा हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा करें जो इनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए मीन्स कि वो या तो इनके वेजेस बढ़ा दें, जो भी, क्योंकि ये रशिया में भी रेवोल्यूशन आ चुका था, तो रशियन जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो जार के अंडर में वर्क करते थे, और लोगों की यही डिमांड थी कि वो जल्दी से उनसे बात करके उनको कुछ ऐसा करे जो कि वो वापस ले लें। स्टूडेंट, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये टॉपिक जो है आपका, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा है। इस चैप्टर में आपके 90 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बने हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, लेकिन हम इस चैप्टर को बहुत ही शॉर्ट में पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। इसलिए मैं सिर्फ मेन बातें करवा रहा हूँ, मेन टॉपिक करवा रहा हूँ। वैसे इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, डीपली आप देखेंगे तो बुक में देखेंगे, बहुत आपको डीपली जाना पड़ेगा। और क्वेश्चंस क्या क्या हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ओके, सो ब्लडी संडे, जो यहाँ के जो लेबर थे, जो फीमेल्स थी, लेबर थे, और जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जो पुअर कैटेगरी के लोग थे, वो लोग जाते हैं यहाँ पर अपनी डिमांड लेके जार निकोलस के पास, बट वो फायर करवा देता है। जब वो फायर करवाता है तो आप इस इंसिडेंट को सेम ऐसे ही समझ सकते हैं, लाइक दैट 13 अप्रैल 1919। ये डेट क्या है? जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग इंसिडेंट इन अमृतसर मीन्स इन इंडिया। सो सेम थिंग यहाँ भी हुई थी कि जलियांवाला बाग में जो लोग थे शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे। कुछ लोग तो ये चाहते थे कि हम बैसाखी मनाने आए, क्योंकि 13 अप्रैल को बैसाखी भी सेलिब्रेट करते हैं सिख धर्म के लोग, तो इसलिए ये लोग सिर्फ सेलिब्रेट करने आए थे, शांति से बातचीत करने आए थे। बट जनरल डायर ने उन पर फायर करवा दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे यहाँ पे, और उसका असर पूरे इंडिया में पड़ा था। और इसी के बाद से एज वी नो कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। बट इट इज़ द अनदर पार्ट, बट ये दोनों चीज़ें एक जैसे ही हैं, इसलिए ये आपको काफ़ी अच्छी तरह से अगर समझना है कि ब्लडी संडे उस घटना को कहते हैं, खूनी रविवार उस घटना को कहते हैं जब जार ने इन शांत आंदोलनकारी पर गोलियां चलवा दी और उनको मौत के घाट उतरवा दिया। तो ये इस इंसिडेंट के होने से वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा रोष था। वहाँ के लोग पसंद तो वैसे ही नहीं करते थे, इसके बाद वो और ज़्यादा डिसलाइक करने लगे अपने रूलर को। तो इसी के साथ अब हम आते हैं फैब रेवोल्यूशन। 1905 की जो घटना थी वो तो लोग धीरे धीरे करके भूल रहे थे, लेकिन ये चीज़ें फिर से शुरुआत हो गई। कब? जब एज वी नो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था हमारा 1914 से 1918। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया जो था वो जर्मनी के अगेंस्ट लड़ रहा था। उसकी लड़ने की वजह से उसकी आर्मी पर ज़्यादा इकोनॉमिकल एक्सपेंडिचर हो रहा था, यानी कि आर्थिक तंगी ज़्यादा हो रही थी, आर्थिक खर्चा ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, ज़ार ने कि अपने ही जनता पे टैक्स लाद दिया, जिसकी वजह से वहाँ के लोग और ज़्यादा भड़क गए कि पहले से ही हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अब नहीं सहेंगे। तो हमें एक बात और ध्यान रखनी है यहाँ पे कि ये जो ज़ार जहाँ रहता था उसको ड्यूमा कहा जाता था। ड्यूमा मीन्स आप कह सकते हैं लाइक दैट पार्लियामेंट। सो ड्यूमा कहा जाता था, और ये ड्यूमा जो थी वो एक रिवर थी, नेवा रिवर। ये नेवा रिवर के
राइट साइड में ड्यूमा थी और राइट साइड में ही बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंगें थी, राइट साइड में ही सभी तरह के मिनिस्टर्स रहते थे और राइट साइड में ही बहुत अच्छा माहौल हुआ करता था। जबकि लेफ्ट साइड में जो लोग रहते थे वो आप कह सकते हैं कि रेवोल्यूशनरीज रहते थे या फिर लेबर, फार्मर्स, इस टाइप की कैटेगरी के लोग रहते थे। आप एज्यूम कर सकते हैं कि कैसा एक तरह से सीन रहा होगा कि इस तरफ हम देखते हैं लेफ्ट साइड पे तो मलिन बस्तियां हैं, बस्तियां ठीक नहीं हैं, ख़राब बस्तियां हैं, गंदगी है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, हर तरह की हर चीज़ की प्रॉब्लम है, और इस तरफ बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। तो इनकी यही डिमांड थी कि हमें एक पार्लियामेंट की नीड है। किसकी नीड है? पार्लियामेंट की। तो पार्लियामेंट की नीड क्यों है? पार्लियामेंट की नीड इसलिए है क्योंकि पार्लियामेंट के जरिए इनको एक कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए ही राजा की जो पावर है उस पर आप अंकुश लगा सकते हैं। हमारे देश में भी डेमोक्रेसी हम लोग फॉलो करते हैं और किससे? कॉन्स्टिट्यूशन से करते हैं, और हमारे जो पीएम है उनकी कुछ पावर पे अंकुश लगा हुआ है, इसीलिए हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पर पार्लियामेंट की नीड होती है, और इनकी भी यही डिमांड थी कि भाई राजा तो हमारी सुन नहीं रहे, तो हमें क्या चाहिए? एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। बट होता यह है कि ये लोग इसको पार करके आते हैं और इनके जो सैनिक हैं उनको जार जो है ऑर्डर देता है कि आप इन लोगों को रोको। ये 3 दिन का 3 दिन का आप कह सकते हैं वॉर, कह सकते हैं कि 3 दिन का वॉर होता है। इस 3 दिन में तीसरे दिन लगभग बहुत सारे जो देशभक्त कह सकते हैं जो होते हैं अपनी डिमांड लेके इस तरफ लगभग आ ही जाते हैं। फिर जो जार के जो मिनिस्टर्स होते हैं, जिनको आप एडवाइजर भी कह सकते हैं, वो कहते हैं कि आप एब्डिकेट कर दें। एब्डिकेट मीन्स हिंदी में कहते हैं सिंहासन छोड़ दें, सिंहासन छोड़ना। तो एब्डिकेट करने के लिए कहा जाता है, और फिर जार जब देखता है कि भाई इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और कुछ मारकाट भी होती है, इस वजह से वो एब्डिकेट हो जाता है। देन इसके बाद जो गवर्नमेंट बनती है वो बनती है प्रोविजनल गवर्नमेंट, और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनती है उसका जो लीडर होता है वो होता है कैरन सिकी। कौन होता है? कैरन सिकी। तो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनती है ये बन जाती है, लेकिन इससे पहले जैसे कि हम देखते हुए आ रहे हैं, पिछले ही पार्ट से देखते हुए आ रहे हैं कि कुछ ऐसे भी वहां पे लोग थे जिनको थिंकिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। तो जो रेडिकल्स थे, रेडिकल्स फॉलो करते थे किसे? इस बात को फॉलो करते थे कि सभी को राइट टू वोट दिया जाए, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। ऐसा कौन बोलते थे? रेडिकल्स। रेडिकल्स बोलते थे हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, और रेडिकल्स के जो लीडर थे उनका नाम था लेनिन। क्या नाम था? लेनिन। तो लेनिन ये चाहते थे कि हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। ओके, अब यहाँ पे इनकी गवर्नमेंट बन जाती है कैरन सिकी की। प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं, लीडर होते हैं, वो कैरन सिकी होते हैं। लेकिन यहाँ पे होता ये है कि इसके बनने के बाद लेनिन जो कि बोल्शेविक, आपको याद रखना चाहिए कि ही इज अ लीडर ऑफ बोल्शेविक पार्टी। ही वॉज द लीडर ऑफ बोल्शेविक पार्टी। हु? लेनिन। कौन था? लेनिन था। किस पार्टी का? बोल्शेविक पार्टी का। तो बोल्शेविक पार्टी का ये नेता था। तो इन्होंने अपनी 3 डिमांड रखी, 3 डिमांड्स आप कह सकते हैं। ये आपके एग्जाम में आएगा, आपको ध्यान से लर्न करना है। इनकी 3 डिमांड्स थी कि अप्रैल, मतलब क्योंकि ये डिमांड इन्होंने अप्रैल में रखा था तो इसे अप्रैल थीसिस कहते हैं। 3 डिमांड ये थी कि फर्स्ट, यूनिफिकेशन चाहिए हमें। इट मीन्स एज वी नो कि रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, अभी भी है। उस समय तो अभी तो 15 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, लेकिन उस समय तो एक ही था ये। तो उस समय इतना बड़ा देश था, तो ये चाहते थे कि इनका यूनिफिकेशन हो जाए। मीन्स कि पूरा रशिया जो है एक ही तरह के लॉ को फॉलो करे और एक ही गवर्नमेंट की बात माने और कॉन्स्टिट्यूशन भी एक ही माने।
आप जानते हैं कि रशिया इतनी बड़ी कंट्री है कि वहां पे 7 टाइम जोन है, जबकि इंडिया में एक है। ओके, नाउ वी कम टू द टॉपिक। यूनिफिकेशन करना चाहते थे। सेकंड इनकी डिमांड थी कि बैंक को, जितने भी बैंक्स थे उनको नेशनलाइज करना चाहती थी। इट मीन्स कि कोई भी प्राइवेट बैंक नहीं होना चाहिए। थर्ड डिमांड इनकी ये थी, प्राइवेट लैंड ये नहीं चाहते थे। जितने भी लेबर्स थे वो चाहते थे कि फार्मर्स और लेबर्स के पास, फार्मर्स कहें या छोटे लेबर कहें, उनके पास लैंड होना चाहिए, फार्मर्स लैंड होना चाहिए। सो दीज वर 3 डिमांड्स बाय लेनिन इन अप्रैल 1917, दैट इज कॉल्ड अप्रैल थीसिस। सो यू हैव टू लर्न कि अप्रैल थीसिस क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं, अप्रैल थीसिस से जो बोल्शेविक के जो लोग थे उनको शिकायत थी। वो इसके अपोज इसलिए थे क्योंकि गवर्नमेंट को अभी तो या न्यूली गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, तो आप अपनी कैसे डिमांड रख सकते हैं। एटलीस्ट यू हैव टू वेट 1 ईयर 2 ईयर जो भी है। बट लेनिन ने अपनी डिमांड रख दी। लेनिन पुट हिज डिमांड विद इन 2 मंथ्स। सो उनको ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। ओके, नेक्स्ट आते हैं, जब इनकी ये डिमांड रखी गई तो प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट काम कर रही थी, काम उसने किया भी ठीक तरीके से, लेकिन काम वो इतनी स्पीड में नहीं कर रही थी जितना कि लेनिन की गवर्नमेंट या लेनिन की जो पार्टी थी वो काम कर रही थी। और लेनिन की जो पार्टी जो थी प्रेसिडेंट गवर्नमेंट पे जो प्रेशराइज कर रही थी। तो कुछ हिस्सों में, या कह सकते हैं कि 50% हिस्से में, रशिया के 50% हिस्से में जो लैंड की जो प्रॉब्लम थी, प्राइवेट लैंड से फार्मर्स को लैंड दे दिया गया। आप कह सकते हैं लैंड फार्मिंग जो थी वो फार्मर्स को दोबारा मिल गया। कुछ बैंक्स जो हैं वो नेशनलाइज्ड होने लगे। तो ये कुछ ऐसे काम थे जो कि स्पीड में हो रहे थे। तो इनको प्रॉब्लम हुई, जो आपके कहाँ गया, करेंसी की को प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी भाई कि मैं न्यू गवर्नमेंट मैंने बनाया है, लीडर मैं हूं, मगर तारीफ उसकी हो रही है, किसकी? लेनिन की। इसलिए इन्होंने जुलाई 1917 में क्या किया कि एक वॉर स्टार्ट कर दिया, और उस वॉर को सिविल वॉर ऑफ रशिया के नाम से जानते हैं। सिविल वॉर ऑफ रशिया जब स्टार्ट हुआ तो बोल्शेविक ने केरेंस्की को, काफी लंबा है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, केरेंस्की को हरा दिया। केरेंस्की अपना देश छोड़ के भाग गया, और जब वो भागा तो फिर जो आपका लेनिन है, लेनिन को वहां का लीडर बना दिया गया। कहां का? रशिया का। तो जब रशिया का जब ये लीडर बना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये याद रखना चाहिए कि ये वॉर, जो सिविल वॉर जो हुआ था, जुलाई से लेकर कहां पहुंच गया? अक्टूबर 1917 तक। तो अक्टूबर 1917 को ही कहते हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917। ओके, तो अब बात यह आती है कि अक्टूबर 1917 में केरेंस्की अपनी जगह छोड़ के चला गया। देश की बागडोर, रशिया की बागडोर जो है लेनिन के हाथ में आ गई। लेनिन के हाथ में आने के बाद होता यह है कि लेनिन का जो पहला मकसद था वो ये था कि हम क्या करेंगे कि लैंड को कलेक्टिवाइजेशन करेंगे। कलेक्टिवाइजेशन उसे कहते हैं कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होना। जो लैंड होते हैं उनको एक ही आप बड़ा लैंड बना दो, किसी एक पर्टिकुलर फार्मर को दे दो, ना कि किसी जमींदार के पास हो। जमींदार के पास होता है वो कुछ यूज करता नहीं है, बस ऑनर बना रहता है। तो इनका यही था कि सोसाइटी में ऐसा क्यों होता है कि जो अमीर आदमी हैं उनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन सबके पास बराबर होना चाहिए। दैट वाज द थिंकिंग ऑफ लेनिन। सो उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट ड्यूरिंग सिविल वॉर के दौरान इन्होंने बहुत ऐसे डेवलपमेंट किए जो कि ये जो गवर्नमेंट थी आपकी, प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, वो अपने साथ रह के बिना वॉर के नहीं कर पाई। तो लोगों में इनकी और ज़्यादा, लेनिन की ये और ज़्यादा फेमस हो गए, लेनिन। ओके, अब ऐसा नहीं है कि पूरी रशिया जो थी वो लेनिन के सपोर्ट में थी। रशिया में जो लेनिन के सपोर्ट में नहीं थे वो थे व्हाइट आर्मी और ग्रीन आर्मी। अभी व्हाइट आर्मी, ग्रीन आर्मी क्या होते हैं? व्हाइट आर्मी वो हैं जो कि नॉन बोल्शेविक थे, जो बोल्शेविक को पसंद नहीं करते थे। ग्रीन आर्मी वो थी जो कि कंजर्वेटिव थी, जो कि चाहती थी यार जार जैसा शासन वापस आ जाए, हमें इससे मतलब नहीं है कि भाई ये लोग तो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखने देते हैं,
और प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखने देंगे तो अमीर ही नहीं होगी। इस वजह से इनकी ये प्रॉब्लम थी कि भाई ये किसी तरह से ये हट जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन इन्होंने कई तरह की कोशिशें की और हर तरह से ये हारने लगे। कोशिशें ये की कि इन्होंने जाके साउथ रशिया में एक पार्टी बना ली और उस पार्टी को नॉन बोल्शेविक का नाम दिया गया। नॉन बोल्शेविक के जो लोग थे वो ये चाहते थे कि हमें सपोर्ट मिले, तो इन्होंने काफ़ी साउथ रशिया के आसपास के काफ़ी पार्ट्स पे इन्होंने अटैक भी कर लिया था। लेकिन जब वो लोगों से यही कहते थे कि हम प्राइवेट प्रॉपर्टी चाहते हैं, तो इनकी जो सोच के जो समर्थन में लोग थे वो बहुत कम थे, इसलिए इनकी पार्टी ज़्यादा दिन तक चली नहीं। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि लेनिन की पार्टी ही वहाँ पे सक्सेसफुल हो पाई रशिया में, और लेनिन की पार्टी बनने तक हमने देखा कि 3 और 4 टाइप्स के रेवोल्यूशन हुए। फर्स्ट आप कहेंगे ब्लडी संडे, दैट वाज ऑकर्ड ऑन 1905, and Feb Revolution 1917 and October Revolution 1917, and there were also a demand is asked during the April, that is known as April thesis. There were 3 demands, and आप लोग जानते हैं कि वो 3 डिमांड्स क्या थे। ओके, इसके बाद सब कुछ सही चल रहा था, रशिया काफी अच्छी तरह से डेवलप हो रहा था। तो 1928 अराउंड क्या होता है कि लेनिन की डेथ हो जाती है। अब लेनिन की डेथ जो होती है, डेथ का रीजन जो बताया गया है, ब्लड वेसल्स में इनकी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। खैर हमारा ये टॉपिक नहीं है, हमें बस ये ध्यान रखना, लेनिन की डेथ हो जाती है। फिर जो रशिया में जो न्यू गवर्नमेंट बनती है उसका नाम था स्टालिन। न्यू गवर्नमेंट का नाम था स्टालिन जब न्यू गवर्नमेंट आई तो उन्होंने भी क्या किया कि इसी मेथड पे बहुत ज़्यादा जोर दिया, कलेक्टिवाइजेशन पे। कलेक्टिवाइजेशन, जो भी छोटे मोटे खेत थे, जो भी बड़े बड़े फार्मर्स यानी कि जो उनके पास थे, ज़मींदार के पास, उन सब से लिया गया और सबको मिला के फिर एक कर दिया गया। और इसी तरह से हम देखते हैं कि लेनिन की जो नीतियाँ थी वो आगे स्टालिन के बिहाफ पे चलती रही, और यही आगे जाके, जैसे कि हम अभी रिसेंटली केस देख रहे हैं पुतिन का, तो ये उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं कि उनको सोशलिज्म फॉलो करना होता है, प्राइवेटिज्म के अगेंस्ट है वो। और यूएस जो है वो प्राइवेटिज्म के फेवर में होता है। बस इसी बात का वॉर है। ये तो काफ़ी लंबा टॉपिक है, वो तो खैर इससे रिलेटेड नहीं है। फिलहाल हम यही जानेंगे कि तब से लेकर अब तक जो रशिया है वो सोशलिज्म को फॉलो करता है और अपनी कंट्री के फेवर में बहुत रहता है। ये नहीं चाहता कि कोई इन पर अटैक करे या कोई इन पर कोई किसी तरह की जासूसी करे या कुछ ऐसा करे। सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये था कि आप कोई भी काम हैंडवर्क या इंडस्ट्री से, हैंडवर्क का काम कोई भी आप हैंड से ना करके, हाथ से ना करके मशीनों का यूज़ करें, तो उसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। फिर है ब्लडी संडे। इनकी डिमांड थी कि भाई हमारे जो 7 आवर्स की जगह हमसे 15 आवर्स काम करवाए जा रहे हैं, हमें वेजेस कम दिए जा रहे हैं, तो उसको आप इंक्रीज़ करें। लेकिन राजा ने ऐसा नहीं किया, उन पर फायर करवा दिया, तो उसकी बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी। डेथ होने के बाद पूरे रशिया में ये बात फैल गई, स्प्रेड हो गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी सबको, और लोग इसके वहीं से अगेंस्ट हो गए। किसके? ज़ार के अगेंस्ट हो गए वहीं से। फिर फेब रेवोल्यूशन हमने देखा कि फेब रेवोल्यूशन में 1914 से 1918 के बीच में वॉर होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें कि इनके सैनिक में जो भी खर्चा आता है, जो ज़ार होता है वो अपने ही गवर्नमेंट से, अपनी ही पब्लिक से, अपनी ही जनता से वसूल कर रहा होता है। इसलिए लोगों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह किया तो वो जो दिन था आपका फेब रेवोल्यूशन था। फेब रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, फेब्रुअरी का मंथ था। उसके बाद गवर्नमेंट जो बनी वो कैरेंसी बनी, और जो न्यू गवर्नमेंट थी उसका नाम प्रोविजन गवर्नमेंट था। जस्ट फेब के बाद ही आफ्टर 2 मंथ्स अप्रैल थीसिस का एक मैटर आया, जहाँ पर लेनिन ने 3 टॉपिक्स आपके उठा दिए, और 3 टॉपिक्स उठाने की वजह से इनको ऐसा लगा, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, कि ये काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए इनके बीच में वॉर हो गया। वॉर में इसकी हार होती है। हार होने के बाद क्या होता है कि कैरेंसी छोड़ के भाग जाता है। फिर जो उसके सपोर्टर थे उन्होंने ही एक वाइट आर्मी बना ली, जिसका सामना रेड आर्मी से हुआ। रेड आर्मी जो थी वो बोल्शेविक के
समर्थन में थी। तो होप्स हो कि आपका चैप्टर कंप्लीट है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम डिस्कस करना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ लेना चाहिए। जैसे कि व्हाट डू यू नो अबाउट रशियन सिविल वॉर। तो रशियन सिविल वॉर की जब भी आपकी डेट आती है तो आप रशियन सिविल वॉर में डेट डालेंगे जुलाई 1917 टू अक्टूबर 1917, इस मंथ के बीच में सिविल वॉर हुआ था, जिसमें हार किसकी हुई थी? केरेंसकी की। सो काफ़ी शॉर्ट में करवाने की कोशिश की है मैंने ये चैप्टर। हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस रह गए हों, कुछ क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको परेशान करे या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है या कोई भी टॉपिक अगर आपका ऐसा है तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, पीडीएफ में आप वो 90 क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ ही इससे रिलेटेड मैंने एक और क्वेश्चन आंसर बनाए हैं जो कि आप इसमें देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो होप्स हो कि आपको ये टॉपिक आज कंप्लीट हो चुका है और समझ में आया है। इसको और अच्छी तरह से करने के लिए आप बुक में से पढ़ेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन अपने आसपास उसके लिए अपडेट रहिए और हमेशा से बुक से अटैच रहिए। बुक्स आर आवर क्लोज फ्रेंड्स एंड वेरी बेस्ट फ्रेंड। ओके, थैंक यू।